ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੰਗਾਨਗਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ, ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਗੰਗਾਨਗਰ 'ਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਸਟ 1.5 ਡੇ ਹਾਰਡਲੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ लेखकों नाल मुलाकात हुई, जो आपके यहाँ साहित्यकार हैं, लेखक हैं, वो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पे लिख रहे हैं, ये जानने का मेरे लिए मौका मिला। और मैं बता सकता हूँ मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। खुशी इसलिए कि मेरी जो चिंता है वो ये है कि हिंदुस्तान की अपनी ज़ुबान बचेंगी कि नहीं बचेंगी। मेरी चिंता है कि क्या हम सब टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलते रह जाएंगे, क्या उससे हमारी सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी लैंग्वेजेस बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा। पंजाबी को लेके मेरी ख़ास मोहब्बत भी रही है और एक ख़ास शिकायत भी रही है। मोहब्बत इसलिए कि मेरी बचपन की भाषा है। हिंदी अगर मेरी माँ है तो पंजाबी मेरी मौसी है। बचपन से मैंने चारों तरफ पंजाबी सुनी है। लगाव है, लगाव इसलिए भी है कि पंजाबी भाषा में एक विरोध कर सकने की हिम्मत है। पंजाबी में बराबरी के लिए एक संस्कार है। ऑपरेशन का जो जुल्म ज़बर हो रहा है उसका विरोध करना पंजाबी के संस्कार में है। ये मुझे बहुत खूबसूरत बात लगती है। खूबसूरत बात ये भी लगती है कि पंजाबी वो लैंग्वेज है जो पॉलिटिकल बाउंड्री के आर पार है और जो मज़हब की बाउंड्री के भी आर पार है। ये पंजाबी को एक स्पेशल बनाती है। जो चिंता मुझे रहती है वो ये कि क्या पंजाबी बाकियों को बचाने से पहले खुद अपने आप को बचाएंगे? क्या पंजाबी लैंग्वेज हम आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं? क्योंकि मैं दिल्ली में देखता हूँ ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। माँ बाप अपने आप से पंजाबी में बात करेंगे, बच्चे से हिंदी या इंग्लिश में बात करेंगे। मुझे देख के बहुत अफसोस होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विरसा है, विरासत हमारी है जो हम खो रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि क्या पंजाब खुद अपनी जो गहरी विरासत है, वो विरासत जो नानक की है, बाबा फरीद की है, जो बुले शाह की है, वो विरासत जो कभी कभी अमृता प्रीतम में सुनाई देती है, जो पाश में सुनाई देती है, सुरजीत पात्र में मुझे दिखती है, वो क्या पंजाब की विरासत रहेगी? मेरे को इससे डर लगता है। आज यहाँ आके एक थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बना है कि हाँ कुछ लोग हैं जो मोर्चा संभाले हुए हैं। अब कितना संभाले हुए हैं और कितना कामयाब है ये तो आप बताएं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर फीडबैक। तो एक चीज़ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੈਟ ਬਿਟ ਪਰਸਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ, ਲੋਕਲ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਡਿਵਿਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਡਾਊਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡੂ ਯੂ ਗੈਟ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ? ਡੂ ਯੂ ਗੈਟ ਰਿਜੈਕਟਡ? ਐਂਡ ਇਫ ਸੋ ਵਟ ਕੀਪਸ ਯੂ ਗੋਇੰਗ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ क्राइसिस आउंदा है कि इज इट वर्थ इट? तो मनुष्य जीवन है, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, दुख भी होता है, कभी कभी खींच भी होती है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि एक मनुष्य जीवन मिला है, सच बोलो, और जब सारी दुनिया सच ना बोले तब तो ज़रूर बोलो। मुझे कई बार ये लगता है कि कभी कभी लगता है ना कि कुछ नहीं होगा, करते रह जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं दो चीज़ याद करता हूँ। एक तो ये कि अगर पेड़ लगाने से पहले हर इंसान ये सोचना शुरू कर दे कि मेरे को छाया मिलेगी तब तो पेड़ लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा, तो दुनिया में कोई पेड़ नहीं लगेगा। पेड़ लगाने वाला ये सोचता है कि मुझे नहीं, किसी और को, मेरे बच्चों को, किसी को छाया मिलेगी, इसलिए पेड़ लगाओ। और दूसरा मैं सोचता हूँ, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद मेरा पोता पड़पोता, पता नहीं होगा नहीं होगा, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, कभी तो कोई उनसे पूछेगा कि तुम्हारा दादा, तुम्हारा नाना सन 2024 में ज़िंदा था, 2025 में ज़िंदा था। जैसे हम जर्मन लोगों से पूछते हैं ना 1935 में, अच्छा आपके नाना थे, क्या करते थे? वो बताता है मेरे नाना डॉक्टर थे वहीं पर। अच्छा वही थे क्या, कुछ नहीं कर रहे थे क्या? कोई तो हमसे पूछेगा। और उस दिन मैं नहीं चाहता मेरा पोता, मेरा दोता अपनी जूती की तरफ देखे। मैं चाहता हूँ वो सर उठा के कह सके कि मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा अंकल, मेरा जो भी, वो खड़ा था, लड़ा था, अड़ा था। ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखी जाती है। बहाव के साथ जो बहती हैं वो तो लाशें होती हैं, बहाव के खिलाफ इंसान तैर सकता है। तो जब बहाव है, आंधी है, उस वक्त खड़े रहना सबसे ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती थी एक मायने में कि मेरे परिवार का संस्कार था, पिताजी का ये संस्कार था, कहते सच बोलो और कुछ नहीं करो। मैं स्कूल में था, डिबेट करने गया, तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने क्या बोला? मैंने सुना दिया। उन्होंने कहा तुम्हें यकीन है तुम जो बात कह रहे हो? मैंने कहा नहीं जी, टीचर ने लिख के दिया था, मैंने बोल दिया, प्राइज़ मिल गया, प्राइज़ लेके आया हूँ। कहते नहीं, तुम्हारी आँख से मुझे पता लग गया तुम्हें यकीन नहीं है, आगे से वो मत बोलना जिसमें यकीन ना हो। प्राइज़ मिले ना मिले छोड़ दो, यकीन होना चाहिए। वो चीज़ साथ रही। और मेरी दूसरी खुशकिस्मती ये थी कि जब मैं बहुत यंग था, यूनिवर्सिटी डेज़ में, मैं बहुत शानदार लोगों को मिला, और वो इतने शानदार लोग थे कि उनकी परछाई अगर पत्थर पे पड़ जाती, वो पत्थर भी थोड़ा सुंदर हो जाता। तो मेरी ये खुशकिस्मती थी, मैं ऐसे लोगों को मिला, किशन पटनायक को, सच्चिदानंद सिन्हा को। इन लोगों ने मुझे सोचना सिखाया। और जो मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि अगर आपके बात में वज़न है तो आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है, बात का वज़न है, कायम रहेगा। थैंक यू सो मच सर। तो इसे चीज़ तो थोड़ा जिहा और जे आई एम गेटिंग बिट मोर पर्सनल, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਔਨ ਦ ਰੈਕਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ ਸਲੀਮ। हाँ सलीम, ਸਲੀਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਸਕੋ। वो कहानी वो मेरी कहानी नहीं है, वो मेरे पिताजी की कहानी है। दरअसल मेरे दादाजी स्कूल में टीचर थे 1938 में हिसार में। मेरे पिताजी की उम्र तब 8 साल की थी। तो हिसार में कम्युनल राइट्स हुए, और उसमें एक मुस्लिम मॉब आया स्कूल के सामने, और उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी वार्डन भी थे स्कूल के, तो उनसे कहा कि तुम वो बच्चों को मेरे हवाले कर दो, हमारे हवाले, क्योंकि उन्होंने आके मस्जिद में बेअदबी की है। अब सच था नहीं था, पता नहीं क्या कारण था। तो मेरे दादाजी ने कहा यहाँ तो उनका माँ बाप मैं हूँ, पहले मेरे को, उसके बाद उनको। तो उन्होंने वहीं उसी वक्त गंडासे से मेरे दादाजी को काट दिया। और मेरे पिताजी देख रहे थे, 8 साल का बच्चा देख रहा था उस वक्त कि उसके साथ क्या हुआ। अब अमूमन देखिए क्या होता है, ऐसी चीज़ होने पे वो मतलब फिर एंटी मुस्लिम हो जाएगा, वो कहीं आरएसएस में चला जाएगा, ज़िंदगी भर कहेगा मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं। मगर वो ज़माना अलग था, वो गांधी का ज़माना था। तो मेरे पिताजी गांधी में बहुत यकीन करते थे। तो और आपको ध्यान होगा ये कि आज का ज़माना वैसा नहीं था। तब वो गीत हुआ करते थे ना, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो मेरे पिताजी ने शादी जब उनकी 1952 में हुई,
तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ से सिर्फ यही कहा कि मेरा जो भी बच्चा होगा उसका नाम मैं मुस्लिम रखूँगा। तो देखिए कैसा है, वो आदमी जो खुद अपनी आँखों से अपने फादर का मर्डर देखता है, वो अपने दिल से नफ़रत निकालने के लिए कहता है मैं अपने बच्चों का नाम मुस्लिम रखूँगा। तो फिर मेरी बहन हुई, बड़ी बहन, उनका नाम नज़मा रखा गया। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि देखो लड़की की शादी नहीं होगी, प्रैक्टिकल। उन्होंने कहा लड़का हो जाए जो मर्जी कर लेना, लड़कियों को छोड़ दो। तो फिर वो नज़मा वापस नीलम हो गई, फिर पूनम हुई, तीसरा मैं हुआ। तो था कि आप इससे एक्सपेरिमेंट कर लो। तो मेरा नाम सलीम था, घर का नाम नहीं था, मेरा प्रॉपर फॉर्मल नाम सलीम था। मैं इस नाम के साथ स्कूल गया, बहुत, मैं 4 साल का था मुश्किल से। तो फिर वो बच्चों ने, इतना गंगानगर शहर था जहाँ एक मुसलमान है नहीं, क्योंकि सब पार्टीशन में चले गए थे। तो सारे बच्चे फिर वो करते थे, अच्छा तुम तो कहीं अपने पेरेंट्स के बच्चे तो नहीं हो, तुम्हें गोद लिया है, कहीं नाली में मिले होगे, कहीं वो होगा, ये सब चलता रहता है बच्चों का। तो सो मैंने घर आके कहा भी मेरा नाम बदल दो, मैं तो नहीं जा सकता स्कूल। तो फिर मेरा नाम योगेंद्र कर दिया उन्होंने। लेकिन मेरे दोस्तों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी माँ के लिए, बहन के लिए और अब मेरी वाइफ के लिए भी मैं सलीम ही था, सलीम ही हूँ, कभी भी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆ नहीं सी। ऐसे सिटी मेरी कहानी नहीं है, मेरे पिताजी की कहानी है। मैं तो इसमें नॉन कैरेक्टर हूँ, मैं तो सिर्फ एक कैरिंग इट फॉरवर्ड ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ, मगर मैं एक बात कहूँ, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, इस देश के अनगिनत लोगों में कहानी है। आप 47 पार्टीशन की कहानियाँ सुनिए, बहुत खूंखार कहानियाँ भी हैं, बहुत मोहब्बत की कहानियाँ भी हैं, इंसानियत की कहानियाँ भी हैं। वो हमारी मिट्टी में है ये इंसानियत। तो बाई चांस मैं उसका कैरियर हूँ, लेकिन ये हमारी मिट्टी में है, हम सब की विरासत है। इसे बचा के रखना और ख़ास तौर पे इस दौर में उसे बचा के रखना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। ਸਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕੰਫਰਟ ਇਨ ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਜਾਂ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਨੀਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ they become part of the mob. They are happy to be because someone else is thinking on their behalf and they don't have to do anything. So फिर दूसरे पासे मास मीडिया इज़ बीइंग कंज्यूम्ड बाय द मासेस, जिवें कार्ल मार्क्स ने कहा सी कि मतलब इट्स लाइक इट्स द न्यू ओपिएट जिवें है। पर और जिवें एजुकेशन की भी गल है, तुसीं एजुकेशन नाल बहुत जुड़े हो, साडी एजुकेशन ने साडे यूथ नूं लेट डाउन कीता, स्पेशली दोज हू आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਯੂਥ ਇਜ਼ ਇੰਡਿਫਰੈਂਟ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਡਿਸਗਰੰਟਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਐਨੀ ਵੇ ਫॉरवर्ड फॉर देम? आई डू। मैं नई जनरेशन ਨੂੰ दोष नहीं देता, दोष हमारा है। बिल्कुल। उनको उनकी लैंग्वेजेस से दूर किसने किया? हमने किया। मेरी माँ ने मेरे साथ पंजाबी बोली, मैंने अपने बच्चे के साथ पंजाबी नहीं बोली, उसका क्या दोष है? उनको ये पिक्चरें किसने दिखाई? मैंने दिखाई। उनको इतना कंफर्ट और एसी किसने दिया? मैंने दिया। और आज अब मैं कंप्लेन करता हूँ, देखो ये कैसे बन गए हैं, हमने बनाए हैं। पहली बात तो ये, मैं नहीं मानता कि ऊपर वाले ने कोई गलत मॉडल बनाने शुरू कर दिए हैं। आज भी मैं यंग लोगों में देखता हूँ, उनमें आइडियलिज्म है, उनमें करुणा है। अब करुणा जो है कुत्ते बिल्ली में आ गई है। वो करुणा जो आपको एक ज़माने में गरीब के पास लेके जाती थी, जो आपको दुनिया में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए खड़ी करती थी, वो करुणा अब बिल्ली का ध्यान करने में, कुत्ते का ध्यान करने में है। तो करुणा किसी अपने से अलावा किसी और के पास आप जा रहे हो, लेकिन हमने दो अलग दुनिया बना दी है। पहले अमीर और गरीब एक दुनिया में रहते थे, किसी के पास पैसा ज़्यादा था, किसी के पास कम था, लेकिन एक ही बाज़ार में जाते थे, एक ही अस्पताल में जाते थे, एक स्कूल में जाते थे, एक सड़क पे जाते थे। आज उनका घर अलग है, उनका बाज़ार अलग है, उनका पहली क्लास से स्कूल अलग है, उनका सब कुछ अलग है, बस हवा सिर्फ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है।
तो जब हमने ऐसी सिचुएशन में इन बच्चों को बनाया है तो बच्चे तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनेंगे ना। फिर भी उनमें आइडियलिज्म है, उनमें एक लड़की में ये एक जज्बा है कि नहीं, मेरे पे लड़का कोई बॉस नहीं कर सकता, वो अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस करती है। जो पहली जनरेशन के लोग आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, आज ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके परिवार में कभी कोई ग्रेजुएट नहीं रहा, कॉलेज नहीं गया, उनके मन में गुस्सा भी है, उनके मन में एक रेबेलियन है, तो उस पे बनेंगे। और आखिरी बात ये कि हर जनरेशन का अपना अलग मुहावरा होता है और पुरानी जनरेशन उस मुहावरे से की आदत नहीं होती है। और पहला ये होता है कि ये गलत है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं, आपको नई जनरेशन का मुहावरा सोचना पड़ेगा। आज नहीं, मैं देखता हूँ अपने बच्चों को, वो सारा टाइम यूट्यूब देख रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं टेक्स्ट, तो फिर मैं यूट्यूब करना शुरू कर दूँ ना। ऐसा क्या कि मैं कहूँ कि नहीं तुम टेक्स्ट ही पढ़ो, मैं यूट्यूब करना शुरू कर देता हूँ। उनके मुहावरे में, उनके मीडियम में, उनके उसमें हम बात करें तो आज भी सच्चाई की, इंसाफ की बात की जा सकती है। मैंने देखा है, और पिछले 10 साल से जब से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मुझे हर रोज़ एक बंदा ज़रूर मिलता है जो कहता है सर गलत हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। आज भी मुझे 4-5 लोग मिले हैं, यंग लोग जो कहते हैं कुछ गलत हो रहा है, हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, है ना। तो लोग हैं, तो कोई मॉडल बिगड़ नहीं गया है, जनरेशनल डिफेक्ट नहीं है, हम में डिफेक्ट है, हम अपना डिफेक्ट ठीक करें। उन्हें अंडू कितना किवें जाए, उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमने ऐसा बना दिया है कि बच्चे को पूरी दुनिया से बाहर कर देता है। मेरा बस चले तो हर बच्चे को 6 महीना किसी ना किसी गांव में जाना कंपलसरी बना था। मैंने किया कुछ लोगों के साथ, हमने ड्राउट ड्यूटी करके एक प्रोग्राम बनाया था जब सूखा था। बच्चों को मैंने कहा 10 दिन के लिए जाओ, गांव खिलाएगा, सूखा भले ही है लेकिन गांव खिला देगा खाना। 10 दिन में वो बच्चे बदल के आए कि सर देखा नहीं था, हमारा देश ऐसा है, पता नहीं था हमें। इनमें सेंसिटिविटी है, उन्हें एक्सपोजर देने की ज़रूरत है। दूसरा, अपनी लैंग्वेजेस को हम कल्टिवेट करें। और अगर कोई भी सुन रहा है आपकी इस बात को, आपके लेखक लोग आपकी बात को सुनते होंगे, पंजाबी में लिखिए, बच्चों के लिए लिखिए, पंजाबी में मेडिसिन पे लिखिए, साइंस पे लिखिए, दुनिया पे लिखिए। सिर्फ कविताएं मत लिखिए पंजाबी में, बाकी सब कुछ भी लिखिए। हम अपनी लैंग्वेजेस को बढ़ाएं। और हम जो होता ही है कि ये जो लोग जैसे मुझे रोज़ हर 1-2 मिलते हैं, इन लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। नहीं तो होता है कि वो क्या पंजाबी में कहावत है ना, चोर ते लाठी 2 जने मैं ते काका कल्ले, ये वाली स्थिति रहती है। चोर के पास लाठी होती है, वो 2 जने हो जाते हैं, और जितने शरीफ और अच्छे लोग हैं वो एक अकेले इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको इकट्ठा करना सबसे बड़ी चैलेंज है। सर एक मेरा भी इसी से जुड़ा सवाल है, जैसे आपने कहा कि भाषाओं को, राज्य की भाषा जो है उनको बूस्ट करने के लिए, तो सर NEP जो एक पॉलिसी आई थी सरकार की तरफ से, आप खुद टीचिंग लाइन में रहे हो, तो सर उसको लेके क्या लगता है कि वो बूस्टेबल होगी, जो राज्य की भाषाओं को ऊपर लेके जा सकेगी, जब बराबरता दे पाएगी विश्व स्तर के ऊपर? इस देश की एक तो लिखित एजुकेशन पॉलिसी होती है और एक अलिखित पॉलिसी होती है। लिखित पॉलिसी में हमेशा बड़ी सुंदर चीज़ें कही गई हैं, पहले भी थी, सन 65 में पहली बार आई थी, दूसरी 86 में आई, तीसरी बार ये आ रही है। हमेशा बड़ी अच्छी बातें, भारतीय भाषाओं का विस्तार, ये वो। और अनरिटन पॉलिसी क्या है? अंग्रेज़ी। रिटन पॉलिसी है सरकारी स्कूल में ये करेंगे वो करेंगे। अनरिटन पॉलिसी क्या है? प्राइवेटाइजेशन। और अनरिटन पॉलिसी चलती है, रिटन पॉलिसी बिल्कुल नहीं चलती है। तो इस मायने में ये जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब वही शब्द हैं। अब बस एक चीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि ये तमिलनाडु से पंगा ले रहे हैं। पहले की सरकारें लिख देती थी कि 3 भाषा सूत्र होगा, तमिलनाडु फॉलो नहीं करता था और चुप रहते थे। अब ये तमिलनाडु से पंगा ले रहे हैं तो मामला ख़राब होगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, जितना भी BJP वाले राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति ये वो कर लें, इनकी हिम्मत नहीं है कि अंग्रेजी का मुकाबला कर सके। मैंने एक हफ्ता पहले BJP के कोई आदमी से डिबेट हो रहा था,
मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा हम राष्ट्रवाद, भारतीय भाषा के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक, आप मेरे को एक सिंपल चीज़ बता दो, मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन इंडियन लैंग्वेजेस मीडियम में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, कितने %, और आज उससे परसेंटेज घटा है कि बढ़ा है? चुप हो गए। मैंने कहा आप भी सच्चाई जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? तो हकीकत ये है कि इस देश की किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो इस देश की सबसे बड़ी जो गहरी पॉलिटिक्स है इंग्लिश, उसका मुकाबला करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमें वो हिम्मत बनानी है समाज की, वो बड़ा काम है। तो सर वो जैसे वो बात है हिंदी भाषा को लेकर, तो वो हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे आपने भाषण दे रहे थे उधर की प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चे हैं, अगर उनको इन चीज़ों से ज़्यादा जोड़ा जाए तभी ये चीज़ें संभव है। राजनीतिक तौर पर यह चीज़ संभव है कि नहीं है? देखिए, हिंदी प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर की रिसर्च एक बात कहती है, बच्चे को उसकी माँ की बोली में पढ़ाओ। बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जाए, अगर टीचर वो बोली बोल रही है जो उसकी माँ उसके साथ घर में बोलती है तो बच्चा सीखेगा। अगर टीचर कोई और बोली बोल रही है और किताब कोई और बोली बोल रही है, बच्चा पिछड़ जाएगा पढ़ाई में। दुनिया की सारी रिसर्च का एक लबोलुआब है। हम क्यों नहीं करते? पंजाबी करो, पंजाब के जिस इलाके में पहाड़ी बोली जाती है पहाड़ी करो, अलग अलग तरह की पंजाबी करो। हिंदी में 50 लैंग्वेजेस हैं, कहीं बागड़ी है, कहीं मारवाड़ी है, कहीं भोजपुरी है, मैथिली है, तमाम भाषाएं हैं, उनमें बच्चों को पढ़ाओ। पहली चीज़ जो हमें करनी होगी, प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग। जिस दिन हम ये कर देंगे बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, उसको प्रमोट करें। उसके बाद बच्चे को स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरफ ले आइए, आप हिंदी की तरफ। इंग्लिश पढ़ाओ, आराम से पढ़ाओ, पहली क्लास से पढ़ाओ हिंदी को, इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाओ बच्चों को, ताकि बच्चा समझ तो सके कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਾਈਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो सानू पंजाबी छड्डनी पेगी। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी हियर। इसी का मुझे सबसे ज़्यादा डर है, इसीलिए मैंने आज कहा अपने लेक्चर में कि पंजाबी हिंदुस्तान को बचा सकती है, बशर्ते कि पंजाबी पहले अपने आप को बचा ले। एग्जैक्टली। ये जो है बच्चों को स्कूल में पंजाबी नहीं बोलने देना, ये कॉलोनियलिज्म है, इससे वो नहीं। इस तरह की कॉलोनियल प्रैक्टिस, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने की प्रैक्टिस है, कैसे चल सकती है? चाहे अंग्रेज़ी के लिए की जाए, चाहे हिंदी के लिए की जाए, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉलोनियलिज्म है, स्लेवरी है। हमें बिल्कुल इसके खिलाफ खड़े हो सकने की हिम्मत दिखाना सबसे बड़ी पॉलिटिक्स होगी। ये बीजेपी, कांग्रेस और इन सब पॉलिटिक्स से ज़्यादा बड़ी पॉलिटिक्स ये है, इन सवालों पे खड़े हो सकना, इस पे हिम्मत से खड़े हो सकना। और इसलिए मुझे लगता है कि सारी भारतीय भाषाओं को मिल के, अगर ये हिंदी वर्सेस पंजाबी हो गया, कुछ नहीं निकलेगा इससे। हिंदी भी हारेगी, पंजाबी भी हारेगी। हिंदी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ सबको एक साथ खड़ा होना होगा और अपनी भाषाओं को मजबूत करना होगा। और बिल्कुल जब मैं सुनता हूँ इस तरह की चीज़ें, पेरेंट्स अपने बच्चों से अपनी भाषा में बात नहीं करते, ये तो बिल्कुल मेंटल स्लेवरी है ना। इससे तो जो हमें बिल्कुल अभी भी कॉलोनियल मेंटालिटी से बाहर आने की हमें ज़रूरत है। और उसका पहला सबसे बड़ी लड़ाई शब्द की लड़ाई है, शब्दों में लड़ाई होगा, भाषा की लड़ाई, वो हम करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि बड़ा एक नायाब मौका है तो सानू बार-बार तो मिलना नहीं, सो कुछ क्वेश्चंस जो होते तो तुसी प्लीज़ I think sir has covered everything. हाँ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਆਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਐਂਡ ਯੂ ਮੀਟ ਦ ਯੂਥ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਟੂ ਦ ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you.